नमस्कार दोस्तों, आज आपकी सेवा में स्टैंडर्ड 12 का ये चैप्टर प्रस्तुत है। यात्रियों के नज़रिए, स्टैंडर्ड 12 NCERT हिस्ट्री। तो मेरे दोस्तों, इस चैनल पे आपको लाइन बाय लाइन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। इसका एम ये है कि आपको एग्जामिनेशन में एक भी प्रश्न छूटे नहीं, क्योंकि आप कितना भी तड़क भड़क वाला वीडियो देखेंगे, लेकिन जब तक आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे नहीं, हर एक शब्द को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर ये बहुत ही सीधा सादा सरल वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आप इसको ध्यान से सुने, आपको हर बात याद हो जाएगी। दैट इज़ माई प्रॉमिस। सो यात्रियों के नज़रिए, ये रहा पाठ का नाम। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं कि समाज के बारे में उनकी समझ। ये कहानी लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक चलने वाली है। तो यात्रियों के नज़रिए, भारत की भूमि पर बहुत सारे विदेशी यात्री आए और उन यात्रियों ने इस देश के विषय में क्या क्या लिखा, उसके आधार पर इस देश के इस अवधि के इतिहास को, लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक के इतिहास को आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है इस पाठ में। ठीक है। तो महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की हैं। वे जो किसी नए स्थान पर आते हैं अथवा बस जाते हैं, निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को समक्ष पाते हैं जो भूदृश्य या भौतिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती है। इनमें से कुछ इन भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते हैं और अन्य जो कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते हैं, जिनमें असामान्य तथा उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग 9 के बराबर हैं। हालांकि हम यह जानते हैं कि वे भी यात्राएं करती थीं। सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों और स्मारकों पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर, अध्याय 7 के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हेरात से आए एक राजनयिक अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य, अध्याय 8 और 9 में प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। इनमें से कुछ अपने ही देश की लोकप्रिय प्रथाओं तथा जनवार्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांतों पर ध्यान देंगे। अल बरूनी, जो 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान आया था। इब्न बतूता, 14वीं शताब्दी मोरक्को से, तथा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर, 17वीं शताब्दी में। मतलब हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांत को पहले पढ़ने जा रहे हैं। उनमें से एक है अल बरूनी। वो
11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आए थे। दूसरे हुए इब्न बतूता, 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आए थे वो। तथा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर, वो 17वीं शताब्दी में हिंदुस्तान आए थे। पूरी तरह से भिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। देशज लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे जो वृत्तांतों में दर्ज करने योग्य नहीं थे। नज़रिए में यही भिन्नता ही यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। ये यात्री किसके लिए लिखते थे? जैसा कि हम देखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग दृष्टांतों में अलग था। अल बरूनी तथा किताब उल हिंद। ठीक है, तो मेरे दोस्तों कुछ यहाँ आपको महत्वपूर्ण है, वो है अल बरूनी के उद्देश्य। अल बरूनी के क्या उद्देश्य थे? तो अल बरूनी ने अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार किया। उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे हिंदुओं धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबद्ध होना चाहते हैं। ठीक है, तो हिंदुओं से धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं जो लोग, और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबद्ध होना चाहते हैं। मतलब हिंदुओं के विषय में ही पढ़ना अल बरूनी का उद्देश्य था। अल बरूनी की कृति का अंश पढ़िए, वो आपको मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे। अल बरूनी तथा किताब उल हिंद। अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी, और उस किताब उल हिंद में क्या होगा? तो हिंद के विषय में, भारत के विषय में उसने क्या देखा वो लिखा होगा। तो अल बरूनी, अल बिरूनी तथा किताब उल हिंद, ख्वारिज्म से पंजाब तक। अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन 973 में हुआ था। ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जगह का नाम है ख्वारिज्म, उज्बेकिस्तान में है वो। तो क्या है? ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, और अल बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी, अर्थात वह वेल एजुकेटेड व्यक्ति था अल बरूनी। 973 में उसका जन्म हुआ था। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल हैं। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। अल बरूनी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा, और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। गजनी में ही अल बिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। अल बरूनी ने ब्राह्मणों, पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है
कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। इसलिए हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल-बरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके हैं। किताब उल हिंद अरबी में लिखी गई अल-बरूनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। किताब उल हिंद 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें सारा चैप्टर लिखा हुआ है। ठीक है। सामान्यतः हालांकि हमेशा नहीं, अल-बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना, जो अपनी स्पष्टता तथा पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है, का एक मुख्य कारण अल-बरूनी का गणित की ओर झुकाव था। अल-बरूनी, जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, ने संभवतः अपनी कृतियाँ उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थीं। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था। इनमें दंतकथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियाँ सभी शामिल थीं। पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उनमें सुधार करना चाहता था। ठीक है। तो इसके पहले आपको यहाँ इसको देखते हैं कि हिंदू के विषय में कुछ लिखा है। तो हिंदू शब्द लगभग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र के लिए होता था, से निकला था। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद की बात है। इब्न बतूता का रिहला। अब हम लोग इब्न बतूता द्वारा रचित रिहला की बात करेंगे। एक आरंभिक विश्वयात्री। इब्न बतूता को पढ़ने के पहले अगर इसको पढ़ें तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यह रिहला से लिया गया एक उदाहरण है। रिहला नामक जो पुस्तक है उसमें से लिया गया है उदाहरण। अपने जन्म स्थान तंजीर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। किसी साथी यात्री या कारवां के जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं, लेकिन अपने अंदर मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी या कारवां के जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं, लेकिन अपने अंदर एक अधिक प्रभावी आवेग और इन प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा, जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में थी, से प्रभावित होकर इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के निश्चय को दृढ़ किया और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पक्षी
अपने घोंसलों को छोड़ देते हैं। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी। इब्न बतूता 1354 में घर वापस पहुंचा और अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद। तो मेरे दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे इब्न बतूता का रिहला के आधार पर ऐतिहासिक जानकारी। एक आरंभिक विश्व यात्री। वह इब्न बतूता को एक आरंभिक विश्व यात्री माना जाता है। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया जिसका उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ देता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल की। शास्त्र रूढ़। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। 1332 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता ने सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और उच्छ के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, पर फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर लिया गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। इब्न बतूता को अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालद्वीप गया, जहां वह 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा, पर अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालद्वीप गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज़ से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज़ से चीनी बंदरगाह नगर जायतून, जो आज क्वांझू के नाम से जाना जाता है, गया। उसने व्यापक रूप से चीन की यात्रा की और वह बीजिंग तक गया, लेकिन वहाँ लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन की यात्रा की थी, के वृत्तांत से की जाती है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था। इब्न बतूता के अनुसार उसने मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर
से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। एकाकी यात्री। लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे। यात्री गृहातुर हो सकता था और बीमार हो सकता था। यह रिहला से लिया गया एक उदाहरण है। मुझे जोर ने जकड़ लिया। मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया। अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुँचे और वहाँ के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर ओर एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो। अपने एकाकीपन से मैं इतना उदास हुआ कि अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक नहीं सका और बहुत रोया। पर एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और अभिवादन किया। यात्रा करना अधिक असुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूहों द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे। यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को रोका नहीं जा सका। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे, जिनमें इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हो गए थे। जिज्ञासाओं का उपभोग। जैसा कि हमने देखा है कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है वह रूस भी गया हो, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। इसके बाद हम लोग इसके बाद के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर व्यूइंग।